A very good afternoon to all the students of civil second year. जैसा कि पिछली क्लास तक मैं आपको समझा चुका था, मैंने आपको सर्वेक्षण का ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन यानी मैंने आपको उसका वर्गीकरण करके बताया था। तो कुल 3 ऐसे आधार थे जिन पर बेस्ड हमने जो है सर्वेइंग को अलग अलग भागों में बांटा था। तो आज सबसे पहला जो हेडर है, जो सबसे पहला घटक है जिसके आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकरण किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है सर्वेक्षण का, वो होता है बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कि सर्वेक्षण में किए गए किसी भी कार्य को हम उसके कार्य की दक्षता के आधार पर जो है सर्वेक्षण का वर्गीकरण करते हैं। तो हेडिंग जाएगी बेस्ड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, यानी कार्य की दक्षता के आधार पर वर्गीकरण। तो जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को हम सर्वेक्षण का मूल वर्गीकरण भी कहते हैं, यानी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अगर यदि कोई आपसे सर्वेक्षण को मूल रूप से वर्गीकृत करने के लिए कहता है, तो आप सबसे बेसिक जो आप क्लासिफिकेशन उनको देंगे सर्वेक्षण का, वो होगा कार्य को किए जाने की दक्षता के आधार पर उसका वर्गीकरण। अच्छा, कार्य की दक्षता के आधार पर सर्वेक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, पिछली क्लासेस में मैंने आपको सर्वेक्षण से संबंधित जितनी बातें बताई हैं, आपको वो सभी बातें क्लियर होनी चाहिए, जिसके होने के बाद ही आप आगे की चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द वर्क में हम सर्वेक्षण को 2 भाग में बांटते हैं। पहला कहलाता है प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग, जिसे हम हिंदी में समतल सर्वेक्षण भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा वर्गीकरण है, जो दूसरा भाग है, उसे हम कहते हैं जियोडेटिक। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको। जियोडेटिक सर्वेइंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूगर्भीय। ध्यान रहेगा, हिंदी वालों को मैं जो भी नाम बता रहा हूँ, हो सकता है वह अकॉर्डिंग टू द बुक यानी किताब के आधार पर वह नाम बदल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी राइटर उसको एक ही नाम से पुकारते हैं। तो भूगर्भीय सर्वेक्षण कुछ किताबों में भूगर्भीय सर्वेक्षण को भूपटल सर्वेक्षण भी लिखा जाता है, तो आपको किसी भी तरह का चिंतन नहीं करना है। भूपटल सर्वेक्षण से भी इसको लिखा जाता है। अच्छा, तो आज हम इन 2 चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि सर्वेक्षण के इस आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, आधार कौन सा? कार्य की दक्षता के आधार, ठीक है। तो प्लेन सर्वेइंग क्या होता है? अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं दोबारा आपको आपके कक्षा 8 की उस ज्योग्राफी की क्लास में ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर हमें पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह है वो गोलाकार है। गोला मतलब स्फेरिकल, ठीक है ना। अर्थ को हम एक स्फेरिकल बॉडी मानकर कार्य करते हैं, ओके। तो मान लीजिए आपको एक किसी छोटे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने को कहा गया। मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई खेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा खेत है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो खेत, उस छोटे से एरिया पर जब आप काम करते हैं, उस कार्य को आप एक पेपर पर कार्य करने के समान मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पेपर रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इस पेपर को मैंने एक समतल सतह पर बिछाया हुआ है और इस पेपर पर मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी समान उस छोटे क्षेत्र पर जो कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे, कार्य से मेरा तात्पर्य जो है वो है रेखाओं और बिंदुओं से, ठीक है। तो सर्वेक्षण में जब आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आप पूरे क्षेत्र को कुछ रेखाओं की सहायता से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक खेत का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस हिस्से को
ज़रूरी नहीं है बराबर भाग हों, आपने इस पूरे क्षेत्र को ट्राइंगल्स में बांट दिया। ठीक है, अभी मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि ट्राइंगल्स में ही क्यों बांटा जाता है। इसे हम ट्राइंगुलेशन की सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणीकरण का सिद्धांत, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है समतल सर्वेक्षण। ये समतल सर्वेक्षण होता क्या है? तो एक छोटे से क्षेत्र में आपने जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैंने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में यानी ट्राइंगल्स में बांट दिया। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो जब कभी मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो मैं इन इंडिविजुअल ट्राइंगल, इन त्रिकोणों के एरियाज़ को ज्ञात कर लूँगा और एट लास्ट टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए सभी को जोड़ दूंगा, A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन टू AN। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी किसी छोटे क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाता है तो जितनी भी रेखाएं आपके द्वारा बनाई जाती हैं या स्थापित की जाती हैं, जितनी भी लाइंस आप प्लॉट करते हैं, वो सभी लाइंस स्ट्रेट लाइंस कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस टेबल के ऊपर, इस सरफेस पर, इस सतह पे मैं जितने भी कार्य करूंगा, जितनी भी रेखाएं स्थापित करूंगा, वह सभी रेखाएं सीधी रेखाएं कहलाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र, यह सरफेस, यह सतह जिस पर मैं कार्य कर रहा हूं, यह एक समतल सतह है। बिल्कुल उसी तरह जब आप किसी छोटे क्षेत्र पर खुले आसमान के नीचे कार्य करते हैं तो वह छोटा क्षेत्र समतल क्षेत्र मानकर कार्य को किया जाता है। तो जब कभी आप सर्वेक्षण में किसी भी कार्य को एक समतल क्षेत्र मानकर कर रहे होंगे तो वह जो सर्वेक्षण कार्य होगा वह प्लेन सर्वेइंग यानी समतल सर्वेक्षण कार्य कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा नया है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिनेशन यानी कल्पना करनी पड़े, लेकिन इंजीनियरिंग आपको जब समझते ही होंगे कि इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको पढ़े जाने के लिए आपकी काल्पनिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जिसे हम भूपटल या फिर भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। अब मान लीजिए जो ये छोटा क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर जो क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया, क्षेत्र के छोटा होने के कारण आप इस क्षेत्र पर जो भी कार्य करते हैं समतल क्षेत्र को समतल मानकर कर रहे हैं, जिस वजह से मैंने इसको प्लेन सर्वेइंग यानी समतल सर्वेक्षण कहा। मान लीजिए यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, कई 100 एकड़ का खेत है, ठीक है। एक इतने बड़े क्षेत्र पर यदि सर्वेक्षण आप करते हो तो पृथ्वी का जो गोलाकार है, उस गोलाकार के कारण, उस अर्थ के स्फेरिकल होने के कारण उसकी सरफेस में कर्वेचर भी कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक फुटबॉल है, ठीक है, एक हाथ में आपके फुटबॉल है और दूसरे हाथ में आपके एक पेपर है। पेपर की जो सतह है, दोनों, सबसे पहले तो दोनों ही चीज़ों को आपने एक समतल सतह पर रखा है। मान लीजिए इस टेबल पर मैंने एक जगह पेपर और एक जगह एक बॉल रखी है। पेपर की सतह पर यदि आप हाथ रखते हैं तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वह एक समतल सतह पर रखा हुआ है। लेकिन जब आप अपने उसी हाथ को उस बॉल पर रखेंगे तो क्लियरली आप देख पाएंगे कि आप फील कर पाएंगे कि आपका हाथ किसी समतल सतह पर ना होकर एक ऐसी सतह पर है जो कि गोलाकार है। तो बिल्कुल उसी तरह जब भी आप किसी बड़े क्षेत्र पर कार्य करने निकलते हैं फील्ड पर, तो क्षेत्र के बड़ा होने के कारण आपको पृथ्वी की सतह के वक्राकार होने का अनुभव होगा। वह अनुभव करना क्लासरूम के अंदर बैठकर मैं मानता हूँ मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको कल्पना करना है कि जब कभी किसी बड़े क्षेत्र पर कार्य करोगे आपको पृथ्वी के वक्राकार प्रकृति का अनुभव करना होगा, आपका उसका अनुभव भी होगा। तो किसी बड़े क्षेत्र पर यदि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर नज़र आ रही होंगी। तो इस पृथ्वी पर यदि मैं किसी बड़े क्षेत्र पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु यदि ट्राइंगल बनाता हूं, तो ध्यान रखिएगा जो ट्राइंगल्स आप बना रहे हैं उसकी भुजाएं इस
क्षेत्र के तुलना में थोड़ी कर्व्ड होंगी। कर्व्ड मतलब वक्राकार होंगी, ठीक है। तो जो भी आप ट्रायंगल्स यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, जो भी त्रिकोण आप स्थापित कर रहे हैं, वह त्रिकोण की भुजाएं सीधी ना होकर कुछ वक्राकार होंगी। और इनके वक्राकार होने का कारण मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है तो पृथ्वी की जो बाहरी सतह है उसके वक्राकार होने का अनुभव आपको होगा, ठीक है। अब एक बेसिक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इन दो बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ता हूँ, ठीक। अब इन्हीं दो बिंदुओं को मैं एक वक्राकार रेखा से जोड़ता हूँ। क्लियर? आपसे मैं पहले केस में कहता हूँ कि मुझे यह बताइए कि इस सीधी रेखा ए बी, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन ए बी का लेंथ यानी लंबाई कितनी होगी? आपने मान लीजिए बोला x यूनिट यानी x इकाई इसकी लंबाई। अब मैं आपसे कहता हूँ कर्व्ड लाइन ए बी यानी इस वाली रेखा का लंबाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए वो आ जाता है आपका x2 यूनिट, ठीक है ना, यानी x2 इकाई लंबाई। इकाई कुछ भी हो सकती है, यदि आप छोटे क्षेत्र पर हो तो सेंटीमीटर मीटर जाएगी, यदि आप किसी बड़े क्षेत्र के लिए कार्य करते हो तो हो सकता है किलोमीटर में जाए, मील में जाए, मीटर्स में भी जाए, ठीक है। तो अब यदि मैं आपसे सवाल करूं कि मेरे को यह बताएं कि रेखा वक्राकार रेखा ए बी और सीधी रेखा ए बी के बीच में यदि लंबाई की तुलना करें तो किसकी लंबाई ज़्यादा होगी? तो इजीली आप बता सकते हैं कि वक्राकार रेखा ए बी यानी x2 की मान हमेशा x1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको किसी बड़े क्षेत्र पर एक रेखा सीधी रेखा ए बी स्थापित करने के लिए कहा। आप फीता या जरीब लेकर के गए, आपने सीधी रेखा ए बी को स्थापित करके मुझे उसकी लंबाई ज्ञात करके बता दी। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी बड़े क्षेत्र पर जाएंगे तो पृथ्वी के बाहरी सतह के वक्राकार होने के कारण आप जो रेखा ए बी स्थापित करते हैं, वह रेखा कभी सीधी ना होकर हमेशा वक्राकार होती है। लेकिन आपने अपने कल्पना के अनुसार उस रेखा को सीधा मानकर उसकी लंबाई ज्ञात की, जो कि वास्तविकता में x1 इकाई है, ठीक है। वास्तविक स्थिति यदि आप उसकी ज्ञात करो तो उसकी लंबाई x1 ना होकर के x2 हो जाती है, क्योंकि वह वक्राकार रेखा है। आपके फीते के अनुसार तो आपने x1 नापा, लेकिन वक्राकार होने के कारण उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है, जिसका आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी बड़े क्षेत्र पर जब आप सर्वेक्षण का कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य हमेशा भूगर्भीय सर्वेक्षण मानकर किया जाना होगा, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो यदि मैं आपको आपके कार्य में होने वाली त्रुटि का अनुमान लगाने को कहूँ तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, वक्राकार रेखा की लंबाई जो कि ज़्यादा है माइनस सीधी रेखा की लंबाई जो कि छोटी है। तो आपने जो मान ज्ञात किया है रेखा की लंबाई का, वो आपने x1 मान ज्ञात किया रेखा को सीधा मानकर, लेकिन वास्तविकता में वह रेखा वक्राकार होने के कारण उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा थी, जिसका आपको पता नहीं चल पाया। तो मान लीजिए किसी आधुनिक साधन या किसी आधुनिक उपकरण की सहायता से आप उसकी वक्राकार लंबाई x2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इजीली जो एरर आएगा आपके कार्य में वह एरर आएगा x2 माइनस x1 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लिया आपको समतल और भूगर्भीय सर्वेक्षण के बीच यहाँ अंतर स्पष्ट कराने के लिए, ठीक है। मैंने एक सीधी रेखा ए बी का उदाहरण लिया, जिसको मैंने दो विभिन्न स्थितियों में आपके सामने बना करके रखा। एक तो मैंने उसको सीधा बनाया और एक वह वक्राकार हो गई जब उसको किसी बड़े क्षेत्र पर स्थापित करना था। तो आप इजीली देख सकते हैं समतल सर्वेक्षण और भूगर्भीय सर्वेक्षण के बीच काफ़ी अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है। और यही अंतर समतल सर्वेक्षण यही अंतर आपका भूगर्भीय यानी जियोडेटिक सर्वेइंग करते समय त्रुटियों का कारण बनता है। तो हमेशा जब भी किसी बड़े क्षेत्र पर सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं तो हमेशा जियोडेटिक सिद्धांतों का यानी आपको जियोडेटिक सर्वेक्षण के सिद्धांतों का यानी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो एक बेसिक सा सवाल यह उठता है कि इन दोनों के बीच
क्या मूल सिद्धांतों में कोई अंतर है? तो बिल्कुल नहीं। सर्वेक्षण के कुल 3 सिद्धांत होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। इन दोनों के बीच मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है सिर्फ विधियों में। कार्य को करने की विधि भूगर्भीय सर्वेक्षण में बदल जाती है अगर आप उसकी तुलना करते हैं समतल सर्वेक्षण में। समतल सर्वेक्षण में कार्य करना आसान होता है, ठीक है, जबकि भूगर्भीय सर्वेक्षण में कार्य थोड़ा जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने आने वाली त्रुटियों की पहचान करनी होती है एवं उनका निराकरण करना होता है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर्स दैट क्रीप इन ड्यूरिंग जियोडेटिक सर्वेइंग एंड यू हैव टू रेक्टिफाई देम। रेक्टिफाई करना मतलब उनको हल करना है, उनका निराकरण करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस लेक्चर से सर्वेइंग के बेसिक वर्गीकरण यानी बेसिक क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कार्य की दक्षता के आधार पर उसका वर्गीकरण समझ आया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक में इसी तरह हेडिंग डालकर इसको 2 भागों पे डिवाइड करें, प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन जो राइट साइड में मैंने आपको ये चित्र दिखाया है, यह जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, यह समतल क्षेत्र का डायग्राम है, जबकि लेफ्ट साइड में मैंने एक जियोडेटिक सर्वेइंग का एग्जांपल लिया है। एक ऐसे बड़े क्षेत्र को दर्शाया है जिसमें ट्राइंगल जो आप करेंगे, जो आप त्रिकोणीकरण करेंगे, ट्राइंगुलेशन करेंगे, उसकी भुजाएं सीधी ना होकर वक्राकार होंगी। तो इसी वजह से इन त्रिभुजों को हम कहते हैं प्लेन ट्राइंगल यानी समतल त्रिभुज। जबकि लेफ्ट साइड में बनाए गए इस चित्र में जो त्रिकोणीकरण किया गया है, जो ट्राइंगुलेशन किया है, इन ट्राइंगल्स को कहते हैं जियोडेटिक ट्राइंगल, ठीक, यानी भूगर्भीय त्रिकोण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके आज के इस लेक्चर से सर्वेक्षण के मूल वर्गीकरण का एक थोड़ा आइडिया हुआ होगा। बाकी के वर्गीकरण के लिए हम आगे के लेक्चर्स में उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।